इसी बीच एक बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आप नेता कुलदीप सहदेव का निधन। बड़ी जानकारी, देहरादून के निजी अस्पताल में हुआ निधन। पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे कुलदीप सहदेव, देहरादून के द्रोण वाटिका कॉलोनी में। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। आप नेता कुलदीप सहदेव का निधन और देहरादून के निजी अस्पताल में हुआ निधन। बड़ी जानकारी, पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे कुलदीप सहदेव, देहरादून के द्रोण वाटिका कॉलोनी में शोक की लहर। बड़ी जानकारी आपको बता दें, आप नेता कुलदीप सहदेव का निधन। इस वक्त की बड़ी जानकारी, देहरादून के निजी अस्पताल में ली अंतिम सांस। कुछ दिन से बीमार चल रहे थे कुलदीप सहदेव, देहरादून के द्रोण वाटिका कॉलोनी में शोक की लहर। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। आप नेता कुलदीप सहदेव का निधन, देहरादून के निजी अस्पताल में निधन हुआ है। पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे कुलदीप सहदेव, देहरादून के द्रोण वाटिका कॉलोनी में हुआ निधन। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कार्यक्रम मंच पर विराजमान श्री डी.एस. ढेसी जी, आदरणीय बहन केशनीनंद अरोड़ा जी, श्री देवेंद्र सिंह जी, उमाशंकर जी, उपस्थित पंकज अग्रवाल जी, सामने बैठे हुए सभी हमारे अधिकारीगण और विभिन्न संस्थाओं से, सभी विभागों से उपस्थित सभी सज्जनवृंद। 2 दिन का ये सेमिनार, एक कल्पना की थी देवेंद्र सिंह जी से, जो मैंने बात की, मैंने कभी हम पानी के ऊपर एक बहुत विस्तृत चर्चा हम करें। अभी तक का अनुभव यह है कि कभी 1 घंटा, कभी 2 घंटे एक सेमिनार हम करते हैं, 5-7 वक्ता उसमें होते हैं, कोई 5 मिनट, कोई 10 मिनट अपना अपना विचार रख करके और इतिश्री हो जाता है। उसमें से भी ऐसा नहीं कि उसका लाभ नहीं हो, उसमें से भी कई योजनाएं बनती हैं और वो योजनाएं जो है अपने गति से चलती रहती हैं, लेकिन जितना परिणाम तेजी से हमको इसमें लाना चाहिए वो परिणाम आ नहीं रहा था। उसी में से देवेंद्र सिंह जी से बातचीत हुई कि 2 दिन का एक सेमिनार करना चाहिए और जितने भी इस विषय पर अपने विचार रख सकते हैं लोग, नई योजनाओं में अपने सुझाव दे सकते हैं और रादर जो प्लानिंग स्वयं उस समय तक बना सकते हैं, ऐसे सब लोगों को एकत्र आना चाहिए। हम सब लोग यहाँ आए, 2 दिन इकट्ठे रहे, अलग अलग सेशन में हमारी चर्चा अलग अलग विषयों को लेकर के हुई और साथ साथ उन विभागों ने अपनी कुछ योजनाएं भी बना करके दी हैं। सब लोगों ने अपने सुझाव भी, कल भी ओपन सेशन था, आज भी ओपन सेशन में मुझे लगता है कि कम से कम 50-60 लोगों ने अपने सुझाव भी दिए हैं, सब नोट कर लिए गए हैं। अब सभी सुझावों के ऊपर एकदम तुरंत निर्णय करना तो शायद कठिन भी होता है, संभव भी नहीं होता है, लेकिन उसके ऊपर आगे प्रेजेंटेशंस हैं, आगे फिर छोटी बैठकें हैं, उसमें विचार डेवलप होते हैं और कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। उन लिमिटेशंस के आधार पर विचार करने के बाद चीजें आगे बढ़ाई जाती हैं। पंचकुला में वाटर कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संबोधन सरदार प्रकाश सिंह बादल को श्रद्धांजलि के साथ शुरू किया। उन्होंने कहा, किसानों के मसीहा पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल आज अस्वस्थ होने के चलते हमारे बीच नहीं रहे। प्रकाश सिंह बादल केंद्र में भी मंत्री रहे, जून महीने में अस्वस्थ हुए और मैं उन्हें मिलने गया, लेकिन किसानों के मसीहा और किसानों की चिंता हर वक्त करने वाले सरदार प्रकाश सिंह बादल को ये कॉन्क्लेव समर्पित है। उन्होंने आगे कहा कि पानी हमारे पास सीमित संख्या में आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाना होगा। जल हरियाणा के पास प्राकृतिक रूप से कोई पानी का स्रोत नहीं, पानी का संग्रहण कर हमें भविष्य के लिए सहयोग होगा। जमीन की लेयर पेस्टिसाइड के इस्तेमाल से ठोस बनी है। पानी रिचार्ज के लिए ये भी एक समस्या है। पिछले सप्ताह ही मुनक नहर के पैरतल सिंचाई परियोजना की शुरुआत की थी। लगभग 1700 के करीब पीजोमीटर लगाए गए। हर गांव तक पीजोमीटर लगाए जाएंगे। जल का अपना एक महत्व है, कहा जाता है कि जल ही जीवन है और जिस प्रकार के आगे हमको संकट दिखाई दे रहे हैं उसमें जल की उपलब्धता, जल का उपयोग और उसमें जो आने वाली कमी है, इसको अगर हम आज ही विचार नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी का भविष्य
ये बहुत ही एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि अंधकारमय है। तो हमने इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बहुत सी योजनाएं पिछले 8 से 9 साल में बनाई भी हैं। 2 साल की हमने द्विवार्षीय जल प्रबंधन योजना पर भी काम किया। उन सब प्रोजेक्ट्स के ऊपर अब इस जो जल गोष्ठी है, इसको प्रधानमंत्री जी ने भी अमृत जल क्रांति ये नाम दिया है। तो उस अमृत जल क्रांति के अंतर्गत अभी भी काम करना जो शेष है, 10 विभागों की ये गोष्ठी हमारी है। उसके अंदर पानी की प्राप्ति जो हमको हो रही है, उसमें जहां जहां अड़चने और कैसे उसको ठीक किया जाए, खास करके जो हमारे प्रदेश पहाड़ी प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, और हमारा जो शेयरिंग है वो उत्तर प्रदेश के साथ भी है, राजस्थान के साथ भी है, पंजाब के साथ है। तो ये सारी चीजों के ऊपर भी विचार सब हुआ है। जल का मंत्री अनिल विज ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हैं और इस मौके पर गृहमंत्री ने कई गणमान्य लोगों के साथ बैठक भी की, जिसमें हिलशायर काउंसिल के काउंसलर रीना जेठी और लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य रहे विलियम्स के साथ बैठक में मौजूद रहे। इसके साथ ही उन्होंने एक्सट्रीम कम्युनिकेशन के निदेशक हेमंत बब्बर से मुलाकात के साथ ऑस्ट्रेलिया में हरियाणवी एसोसिएशन के अध्यक्ष सेवा सिंधु रेडू और ऑस्ट्रेलिया के शारीरिक शिक्षा के निदेशक केविन केलिंको के अलावा यूसीए ग्रुप के निदेशक रुपेश सिंह से की मुलाकात पर बातचीत की। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा चंडीगढ़ से बल्लभगढ़ विधानसभा पहुंचे और रेस्ट हाउस में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इस दौरान मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ विधानसभा और तिगांव विधानसभा के करीब 47 करोड़ की सौगात दी और मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि इससे हजारों लोगों को लाभ मिलेगा। बता दें कि मंत्री मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ सेक्टर 2 के लिए लोगों को पोली क्लिनिक की सौगात दी और सेक्टर 62, 63, 64 में खराब हुई सड़कों के कायाकल्प करने के लिए अधिकारियों को जल्द कार्य शुरू करने के लिए दिशा निर्देश दिए। पीडब्ल्यूडी और एचएसवीपी की मीटिंग ली है। कुछ सड़कें हमारी थी जो मुख्यमंत्री ने 25 करोड़ रुपए की दी थी। 25 करोड़ में सड़कें बनवाने के एक उसकी मीटिंग पीडब्ल्यूडी की है। एचएसवीपी के जो हमारे 62, 64, 65 सेक्टर 2 की सड़कों की जो हालत है, उन सड़कों की भी मीटिंग ली है। जल्दी सड़कों को बनाया जाए, लोगों को जो सड़कों की हालत है उससे छुटकारा मिले और लोगों को इसका लाभ मिले। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव व पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने आज अपने निवास पर एक प्रोग्राम का आयोजन किया। इस मौके पर नारायणगढ़ से विधायक शैली चौधरी, कांग्रेस नेता और पूर्व एमएलए चंद्र मोहन और अन्य नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर कुमारी शैलजा ने मीडिया के लोगों से अपने विचार साझा किए और पत्रकारों की उन पर राय ली। उन्होंने कहा कि मौके पर भाजपा सरकार पर जमकर प्रहार किया जाने वाले 2024 के चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। यमुनानगर में विपक्ष आपके द्वार प्रोग्राम में न्योता न मिलने पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पिछले 9 सालों में बीजेपी ने जुमले ही दिए हैं। वहीं उन्होंने लगातार बढ़ रही महंगाई पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें बेशक गिर जाएं, पर ये लोगों को कोई राहत नहीं दे रही। वहीं उन्होंने अपनी सरकार के समय में भी लोगों के लिए आवाज उठाई। बंद जैसे किया है वो आप देख रहे हैं। जो इनकी शरण में चला जाता है वो एकदम साफ हो जाता है, दूध का धुला हो जाता है और उसके ऊपर से सारे केस खत्म हो जाते हैं। आप ये बता दीजिए कि इतने दिनों में, इनके 9 सालों में कितने आपने राजनीतिक लोगों के खिलाफ केस किए हैं और उनमें कितने विरोधी पक्ष के हैं? 95% विरोधी पक्ष के हैं जिनको आप दबाने का प्रयास करते हैं। कर्नाटक में क्या हुआ? इनके लोग सरेआम पकड़े जाते हैं लेकिन उनके खिलाफ कोई सीबीआई नहीं, कोई ईडी नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं। ये तो सिलेक्टिव इनकी मेमोरी हो चुकी है। जो इनको पसंद आता है वो बात करते हैं। और कब तक आप कांग्रेस को कोसते रहेंगे? आप अपना भी कुछ बता दें कि आपने देश के लिए क्या किया है या केवल जुमलेबाजी की।
खबर नूं से है। भिवानी में एआईयूटीयूसी के बैनर तले मिड डे मील कार्यकर्ता यूनियन ने 5 माह से वेतन न मिलने पर नाराजगी जाहिर करते हुए धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने उपायुक्त के माध्यम से प्रदेश सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि सरकार जल्द उनकी मांगों को पूरा करे, नहीं तो मिड डे मील वर्कर्स सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। इसके साथ उन्होंने सीएम आवास का घेराव करने की चेतावनी भी दी है। सबसे पहले हमारी मांग है, इनको वेतन मिले। 5-5, 6-6 महीने हो चुके हैं, कहीं 1 महीने की डाली है, कहीं मिली है, कहीं ना मिली है। दूसरी बात, हम चंडीगढ़ गए थे, 25 तारीख को हमारी बात हुई थी डायरेक्टर से, महावीर प्रसाद से, जीएम संजीव कुमार से। उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है हम 5-4 दिन के अंदर इनका वेतन डाल देंगे। हमने उनसे चर्चा की, बहस की, उन्होंने हमारे को एकदम आश्वासन दिया है 5 दिन के अंदर हम पैसे डाल देंगे। हम उनका इंतजार कर रहे हैं। और इनकी ड्रेस 600 रुपये आते हैं, 600 रुपये इनके ड्रेस नहीं बनती। में पैसे छुट्टियों के 12 महीने के मिलने चाहिए, 10 महीने के दे पूरे नहीं देंगे ना। हमारे खाते में दे दी, पहले मैडमा के खाते में डालना, फिर हमारे खाते में गेरो। मैडमा के चक्कर काटते अंडे जामा गेरो जी। अरे 5 महीने हो गए, इन्हों बताओ के खामा। उनका तो खाना स्कूल में खोया, हमारे बालका ने के खुआवा जी। काम करा, हाँ काम करे के भी पीछे को नहीं के हम उनका भीख मांगा। हाँ हम आंदोलन करांगे जी बड्डा, मान गए तो ठीक है ना। हम आंदोलन और बड्डा करांगे चंडीगढ़ सीएम के कोठी पे। खबर झज्जर से है, जहां जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों के पक्ष में प्रदेश भर के अखाड़ा संचालक भी आ गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दीपक पुनिया और बजरंग पुनिया को कुश्ती के दाव पेच सिखाने वाले कोच वीरेंद्र आर्य भी कई अन्य अखाड़ा संचालकों के साथ दिल्ली के जंतर मंतर की ओर रवाना हुए। कोच वीरेंद्र आर्य का कहना है कि अखाड़ा संचालक खिलाड़ियों के साथ हैं, यह आखिरी लड़ाई है, हम पहलवानों के साथ हैं और जंतर मंतर पर ही धरने पर बैठे रहेंगे जब तक पहलवानों को न्याय नहीं मिल जाता। कोच वीरेंद्र आर्य के साथ हिसार जिले के अखाड़ा संचालक संजीव आर्य ने भी तमाम पहलवानों के साथ तन मन धन के से साथ रहने की बात कही। उनका कहना है कि हरियाणा की बेटियों और खिलाड़ियों के साथ अन्याय हुआ है, वह आखिरी श्वास तक अपने खिलाड़ियों को न्याय दिलवाने के लिए साथ खड़े रहेंगे। जो लड़कियां आरोप लगा रहे उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, उसमें जो भी दोषी हो उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और रही बात जैसे पूरा हरियाणा, जो हरियाणा की नहीं मैं तो कहूंगा भारत की करीम जो बैठी है जंतर मंतर पर, वो कुछ सोच समझ कर ही बैठे। इतने बड़े लेवल के जो स्टार पहलवान हैं, जो जिन्होंने भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरव बढ़ाया है, उनकी बात को मतलब गंभीरता से लेना चाहिए और उन पर ठीक जांच पड़ताल करके ठीक निर्णय देना चाहिए। रही बात पदाधिकारी की, जैसे कह रहे थे भाई सेक्रेटरी साहब हैं वो ब्रिजभूषण सिंह का समर्थन कर रहे हैं, ये तो जो हरियाणा फेडरेशन बना ये तो पैराशूट से आई है। रोहतक से फिर कितने आदमी इकट्ठे होकर चले? ऑपरेशन कावेरी के तहत आईएएफसी 130J फ्लाइट 128 भारतीयों को सूडान से लेकर जेद्दा पहुंची, जो चौथा विमान था। यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा है कि जेद्दा पहुंचे सभी भारतीयों को जल्द से जल्द भारत भेजा जाए।
में 70 देशों के प्रतिनिधियों के साथ भारत के सबसे बड़े चिकित्सा यात्रा सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। सरकार ने बताया कि सम्मेलन G20 की भारत की अध्यक्षता एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य की थीम पर किया गया है। इस सम्मेलन में 125 प्रदर्शक और अफ्रीका, पश्चिम एशिया राष्ट्रमंडल के स्वतंत्र राष्ट्र दक्षेश और आसियान सहित करीब 70 देशों के 500 विदेशी प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, पर्यटक मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, आयुष मंत्रालय के विशेषज्ञ और स्वास्थ्य उद्योग की शीर्ष हस्तियां पैनल चर्चा करेंगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य भारत की चिकित्सा मूल्य आधारित यात्रा की ताकत को प्रदर्शित करना और देश को स्वास्थ्य कार्यबल के निर्यातक और उच्च मानक आधारित स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के रूप में प्रदर्शित करती है। पंचकुला में हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण द्वारा आयोजित 2 दिवसीय जल संगोष्ठी अमृत जल क्रांति के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि आज के समय में पानी की उपलब्धता, मांग और पुण्यत हेतु जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन सहित पानी के समुचित उपयोग की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। हम सभी का दायित्व बनता है कि जिस प्रकार हमें विरासत में हमारे पूर्वजों ने पानी दिया है, उसी प्रकार हम भी आने वाली पीढ़ियों को विरासत में जल दें। इसके लिए पानी बचाना ही एकमात्र उपाय है। यह जन भागीदारी के बिना सफल नहीं हो सकता। इसीलिए सरकार के साथ साथ नागरिकों को भी इसमें सहयोग करना होगा और अपने अपने स्तर पर पानी बचाने की मुहिम को मिशन मोड में लेना होगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि पिछले 8 सालों में राज्य सरकार द्वारा जल संरक्षण की गई योजना बनाई गई। देखिए, जैसे हमको मालूम है कि जल का अपना एक महत्व है। कहा जाता है कि जल ही जीवन है और जिस प्रकार के आगे हमको संकट दिखाई दे रहे हैं उसमें जल की उपलब्धता, जल का उपयोग और उसमें जो आने वाली कमी है, इसको अगर हम आज ही विचार नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी का भविष्य ये बहुत ही एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि अंधकारमय है। ऐसी योजनाएं पिछले 8 से 9 साल में बनाई भी हैं। 2 साल की हमने द्विवार्षीय जल प्रबंधन योजना पर भी काम किया। उन सब प्रोजेक्ट्स के ऊपर अब इस जो जल गोष्ठी है, इसको प्रधानमंत्री जी ने भी अमृत जल क्रांति ये नाम दिया है। तो उस अमृत जल क्रांति के अंतर्गत अभी भी काम करना जो शेष है, 10 विभागों की ये गोष्ठी हमारी है। उसके अंदर पानी की प्राप्ति जो हमको हो रही है, उसमें जहां जहां अड़चने और कैसे उसको ठीक किया जा के जो हमारे प्रदेश, पहाड़ी प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है और हमारा जो शेयरिंग है वो उत्तर प्रदेश के साथ भी है, राजस्थान के साथ भी है, पंजाब के साथ है। तो ये सारी चीजों के ऊपर भी विचार सब हुआ है। देखिए, जैसे हमको मालूम है कि जल का अपना एक महत्व है। कहा जाता है कि जल ही जीवन है और जिस प्रकार के आगे हमको संकट दिखाई दे रहे हैं। संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद बृजभूषण शरण के खिलाफ कुश्ती खिलाड़ी जंतर मंतर पर धरना दे रहे, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा कुश्ती संघ सांसद बृजभूषण शरण के पक्ष में आ गया। हरियाणा कुश्ती संघ के महासचिव राकेश कोच ने महावीर फोगाट परिवार पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि महावीर फोगाट का परिवार कुश्ती संघ पर कब्जा करना चाहता है। इतना ही नहीं, राकेश कोच ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस पर भी खिलाड़ियों को भड़काने का आरोप भी लगाया। ये लड़ाई जो है ना, फेडरेशन को कब्जाने की लड़ाई है। ये तो बृजभूषण शरण जी को हटा के और खुद फोगाट परिवार इस पर कब्जा करना चाह रहा है और इसके पीछे जो ताकत है वो कांग्रेस की है, जो भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को हजम नहीं हो रही कि हमारे बेटे को क्यों हटा दिया गया। कोड ऑफ कंडक्ट जो स्पोर्ट्स का कहता है वो 11 साल नहीं 12 साल होते हैं, 3 बार प्लान होती है, 4 साल की 3 प्लान होती हैं। उसमें दीपेंद्र हुड्डा प्रेसिडेंट रहे हैं हरियाणा के। अब वो बन भी नहीं सकते, लेकिन उनको एक अंदर से पीड़ा है कि पहलवान जो हरियाणा के हैं वो मेरे साथ थे, आज मेरे से दूर होकर चले गए हैं। तो कहीं राजनीति इसमें हो रही है और पहलवानों का वर्चस्व और अपने केवल एक जाति को बदनाम करने के लिए भूपेंद्र हुड्डा का ये गेम है कि जाट समाज को बदनाम करो, जाट समाज हमारे साथ हो जाए। तो ये इनकी रणनीति है। पहलवान तो मोहरा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों की आवाज अब भिवानी में भी सुनाई देने लगी है। भिवानी में पहलवानों के समर्थन में प्रदर्शन कर किसान सभा और जनवादी महिला समिति ने बृजभूषण और संदीप सिंह के खिलाफ कार्रवाई न होने पर दिल्ली कूच की बड़ी चेतावनी दी। डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष बृजभूषण के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए कार्यवाही तो दूर
गंभीर आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज न होने पर देश के दिग्गज पहलवान 3 माह बाद फिर जंतर मंतर पर धरना दे रहे। देश में इन पहलवानों को लेकर आए दिन रोष देखने को मिलता है। अब ये रोष दिल्ली से भिवानी तक पहुंच चुका है, जिसको लेकर किसान सभा और जनवादी महिला समिति ने सड़कों पर उतर रोष प्रदर्शन किया और डीसी के मार्फत राष्ट्रपति को ज्ञान सौंपा। किसान सभा के जिला उप प्रधान ओम प्रकाश ने कहा कि महिला पहलवानों की दिल्ली पुलिस एफआईआर नहीं कर रही है और केंद्र सरकार सुनवाई नहीं करती। वहीं हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि किसान और मजदूरों के बेटा बेटियों को खेलों में आगे बढ़ने से रोकने की ये सोची समझी साजिश है। 7 लड़कियों में, जिसमें एक नाबालिग है, कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने हमारे साथ जो है यौन शोषण किया है, तो दिल्ली पुलिस उनकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है और उनकी कोई सुनवाई सरकार कर नहीं रही है। इसलिए हम ये मांग करते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह को तुरंत उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, उनको गिरफ्तार किया जाए। और हरियाणा में भी एक जो मंत्री, खेल मंत्री है संदीप सिंह, जो अब खेल मंत्रालय तो उनसे ले लिया लेकिन मंत्री पद से नहीं हटाया, उन्होंने भी एक खिलाड़ी के साथ छेड़छाड़ की है और उसको एफआईआर होने के बाद भी गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, मंत्री पद से हटाया नहीं जा रहा। आज महिला जो खिलाड़ी हैं, जो दिल्ली जंतर मंतर पर बैठी हैं, उनका साथ देने के लिए हम सभी संगठन इकट्ठे हुए हैं कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। 3 महीने पहले उन्होंने दरखास्त लिख के दी थी कि हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं चल रहा है, खेल मंत्री शरण भूषण, उनका फेडरेशन को भंग किया जाए, मगर सरकार ने कुछ संज्ञान लिया ही नहीं उनकी तरफ। 3 महीने हो गए लड़कियों को इंतजार करते हुए कि भाई हमारा कुछ समाधान होगा। उन्होंने झूठ बोल के उठा दिया, वहां से बोले कि भाई हम मीटिंग बैठाएंगे और फिर तुम्हारा समाधान करेंगे। उन्होंने इंतजार किया, वो अपना आराम से अपने खेल प्रदर्शन कर रहा है, तो लड़कियों ने दोबारा से अपना आंदोलन शुरू कर दिया। खबर चंडीगढ़ से, जहां हरियाणा सरकार की ओर से योजना और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण और अंत्योदय विभाग की 10 सेवा योजनाओं की सोशल ऑडिटिंग शुरू की जाएगी। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, 15वें वित्त आयोग का अनुदान और स्वच्छ भारत मिशन जैसी अन्य योजनाएं भी चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में संचालित की जाएंगी। कुरुक्षेत्र पुलिस की एंटी नार्कोटिक सेल की टीम ने नशीला पदार्थ रखने के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ ही 500 ग्राम अफीम और 23 किलोग्राम चुरापोस्ट बरामद कर पुलिस के अनुसार आरोपी अन्य राज्यों से नशीला पदार्थ लाता था और सप्लाई करता था। जानकारी देते हुए एंटी नार्कोटिक सेल प्रभारी निरीक्षक मनदीप सिंह ने बताया कि पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि मलकित सिंह उर्फ पोला चुरापोस्ट वो अफीम बेचने का काम करता है, जो अपने ट्रक पर अन्य राज्यों से चुरापोस्ट और अफीम लेकर सप्लाई करता है। पुलिस ने सूचना पर नाकाबंदी कर मलकित सिर्फ उर्फ पोला को काबू किया। हमारे एसपी साहब श्री सुरेंद्र सिंह बोरिया आईपीएस एसपी कुरुक्षेत्र के मार्ग निर्देश में, उनके दिए हुए दिशा निर्देश अनुसार कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में नशे की रोकथाम के लिए लगातार कार्य जारी है। और उसी कड़ी में कल हमारी एएनसी की टीम को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि मलकीत सिंह लुधियाना का रहने वाला है और ये ट्रक ड्राइवर है। ये झारखंड, राजस्थान, बिहार वगैरह के चक्कर लगाता है और वहां से आते हुए ये चुरापोस्ट और अफीम लेकर आता है। जो इसी सूचना पर कल हमारी एएनसी की टीम ने शाहबाद नाकाबंदी की। नाकाबंदी के दौरान ये ट्रक आता हुआ दिखाई दिया, जिसको रुकवाया और मौका पर डीएसपी साहब शाहबाद श्री रणधीर सिंह जी को मौका पर बुलाया गया, जो इसके तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान इसके कब्जा से 23 किलो चुरापोस्ट, आधी किलो अफीम बरामद हुई, जिसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस रजिस्टर्ड शाहबाद थाने में करवाया गया।